हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम करने जा रहे हैं 1932 के बाद का इतिहास। 1932 ये हमने पिछले सेशन में यहां तक हम कर चुके थे। थर्ड आरटीसी के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, ठीक है, जिसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशंस हुए 1930, 1931, 1932। तो ये तीन हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड का इनफेमस कम्युनल अवार्ड यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स कब अनाउंस हुआ? डेट लिख लीजिए, 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सॉरी, मैंने शायद एक मिनट मैंने बोल दिया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। सर ये हाँ जी, बोलो बोलो बोलिए। कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए था। मैं भी यही बोल रहा था, गलती से मेरे मुंह से फॉर मुस्लिम्स निकला, जबकि वो तो 1909 में आया था। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस पीपल के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स के लिए, सिखों के लिए, यूरोपियंस के लिए तो थे, और अब डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों के लिए भी रैमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया 16 अगस्त 1932 को, क्या, कम्युनल अवार्ड, जिसकी वजह से महात्मा गांधी वॉज डीपली ग्रीव्ड। उनको बहुत दुख पहुंचा कि कैसे डिवाइड रूल पॉलिसी के तहत भारत के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। ठीक है जी, और उन्होंने डिक्लेयर किया फास्ट अनटू डेथ, यानी कि आमरण अनशन की उन्होंने घोषणा कर दी। मैं इसका आपको स्क्रीन भी दिखाता हूं, जरा वेट। हाँ, और फिर उसके बाद ऑल ओवर इंडिया एक प्रेशर बनना शुरू हुआ, किस पर? डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर, ठीक है, और जिनका नाम था क्या, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कि वो खुद छोड़ दें अपनी जिद। किस चीज की जिद? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। क्लियर? और फिर जब ये होने लगा तो बी आर अम्बेडकर के घर पहुंचने लगे कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिशियंस, और उन्होंने कहा कि आप ये जिद छोड़ दें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, इससे पूरा भारत बंट जाएगा, टूट जाएगा। और कुछ प्रेशर माना, कुछ परसुएशन मानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और हुआ पूना पैक्ट। जी हाँ, पूना पैक्ट एक ऐसा ऐतिहासिक पैक्ट था जो कि पूना में साइन हुआ, इसलिए पूना पैक्ट कहते हैं। और एक किसके बीच में हुआ? ठीक है, ये हुआ भारत के कांग्रेस के बड़े लीडर्स प्लस डिप्रेस्ड क्लासेस के बड़े लीडर्स, इंक्लूडिंग Dr. B.R. Ambedkar. Clear? While many political Indians saw the fast as a diversion from the ongoing political movement, all were deeply concerned and emotionally shaken by the fast unto death. Due to this meeting was held and this pact was signed. ठीक है जी, और बताना चाहूंगा मैं, almost everywhere in India, mass meetings took place. Political leaders of different persuasions like Madan Mohan Malviya, Dr. B.R. Ambedkar and M.C. Raja became active. मदन मोहन मालवीय काफी न्यूज में रहे इस समय में. In the end, they succeeded in hammering out an agreement which is called this act, Pune Pact. आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? नो सर। मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको. I hereby share my screen. आई होप अब आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, है ना? ये है पूना पैक्ट. यस सर। अब मैं पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं. ये 1932 का है, ठीक है. और किसने अनाउंस किया और कब किया? 16 अगस्त को अनाउंस किया था. 16 अगस्त 1932 को किया था. और किसने किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड. रैमसे पूरा नाम रैमसे, और आगे लिखा हुआ मैकडोनाल्ड. कब किया? 16 अगस्त 1932. ओके. माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नोन एज कम्युनल अवार्ड. ओके,
और इसमें क्या कहा गया, डिप्रेस्ड क्लासेस जैसे मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, women and backward classes, they were to be considered as a minority and they would be entitled to the right of separate electorate. यानी सिखों के लिए भी अलग एरिया, डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों के लिए भी अलग एरिया, सबके अलग एरियाज थे. गांधी reacted strongly to this proposal and he considered depressed classes as the integral part of Hindu society. He termed them as Harijan, कि ये तो हरि के जन है. और ये डिपेंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की. He thought that there was no need to protect the depressed classes through representation. Rather, the need was to eradicate untouchability. महात्मा गांधी ने कहा कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकली उनको तोड़कर अलग कर दिया जाए. इसलिए उन्होंने अनाउंस किया फास्ट अनटू डेथ. कहां किया? When he was in Yerwada prison, Pune. Yerwada जेल कहां है? पुणे में है. Against the separate electorate for depressed class, which Ambedkar was insisting in all the three roundtable conference. Dr. B.R. Ambedkar insisted upon separate electorate for Muslims. और फिर हुआ पूना पैक्ट between Gandhi and Ambedkar. कब हुआ? 25 सितंबर 1932. क्लियर? और फिर क्या हुआ? 147 seats were to be allotted to the depressed classes in the provincial legislature against 71 provided by communal award. अंग्रेज जो दे रहे थे 71 सीटें दे रहे थे, अब कितनी सीटें कर दी गई? 147 की गई. The pact also called for adequate representation of depressed classes in civil services. ठीक है. और इसका मतलब ये था कि जो सिविल सर्विसेज है, जिसको आज हम IAS कहते हैं, तब उसको ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें भी कुछ सीटें रिजर्व की जाएं. और यहां से भारत में शुरू हुई रिजर्वेशन. ओके. गांधी coined the word Harijan for depressed classes and their upliftment became his prime concern. उनको ऊपर उठाना उनका प्राइम कंसर्न बना. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग शुरू की गई सितंबर 1932 में. और 8 मई 1933 गांधी डिसाइडेड टू बिगिन a 21-day fast for self purification for the हरिजन cause. 21 दिनों का फास्ट अनाउंस किया गया, फास्ट फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन. और स्टार्ट की गई इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. कब स्टार्ट की गई? 1 अगस्त 1933. ओके. अब क्या क्या इंपैक्ट रहे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? ये 32-33 चल रहा है अभी. ठीक है. पहला, कांग्रेस स्वेप्ट पॉल्स इन मोस्ट प्रोविंसेस. 1937 के जो इलेक्शंस हुए उसमें मेजॉरिटी सीट्स कांग्रेस को मिली. जो लेफ्ट पार्टीज थी वो एक लेफ्ट पार्टीज इमर्ज एज एन ऑल्टरनेटिव इन पॉलिटिक्स. कम्युनिस्ट पार्टी को लेफ्ट पार्टी कहते हैं. ठीक है. इनको लेफ्ट क्यों कहते हैं? वंशिका, व्हाई एवरीवेयर कम्युनिस्ट्स आर कॉल्ड लेफ्टिस्ट्स? ये जो टर्मिनोलॉजी है लेफ्टिस्ट्स, LEFTISTS, लेफ्टिस्ट्स कौन होते हैं? कम्युनिस्ट्स. कम्युनिस्ट्स को लेफ्टिस्ट्स क्यों कहते हैं? देखते हैं बताते हुए. नहीं, राइटिस्ट्स क्यों नहीं कहते, लेफ्टिस्ट क्यों कहते हैं? स्नेहा, भारत में जो ये पार्टी आई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो सोशलिज्म आया है, वो कहां से आया है? रशिया से आया है. और रशिया की पार्लियामेंट में ये लोग लेफ्ट साइड पर बैठते थे, तो तब इनको लेफ्टिस्ट कहा जाता था. वहीं से प्रेरणा लेके यहाँ CPI, तो इसलिए वही टर्मिनोलॉजी चली आ रही है, लेफ्टिस्ट, और कोई कारण नहीं है. Some Congress activists formed socialist group. Nehru, Subhash Chandra Bose, they emerged as big leaders in this time. जो ये 1930 से 35-36 का जो टाइम था, सुभाष चंद्र बोस और
पंडित जवाहरलाल नेहरू दो बड़े लीडर बनकर उभरे कांग्रेस में। क्लियर। और आगे चलते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिले भारत को। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। वेट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, लंदन में हुई, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया और इसी के नतीजे में निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। और अब एक दो घटनाएं मैं और बताना चाहूंगा आपको, नोट कीजिएगा। महात्मा गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल इन 1933। जो गांधी को रिलीज किया गया, यरवाडा प्रिजन से जो रिलीज किया गया, वो कब किया गया? 1933 में किया गया। ओके। और तभी उन्होंने शुरू किया था 21 डेज का फास्ट फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ओके। और गांधी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स इन विच ईयर? in 1934. Gandhi retired from active politics and he started living in Harijan society. Started living in Harijan society. Okay? अब आता है अगली चीज 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें साइमन कमीशन के ऊपर डिस्कशन हुआ। ठीक है, उसी के आधार पर पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आज के प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, जो बैकबोन है, वो यही एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है। और जो डिस्कशंस हुए थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, खासकर थर्ड आरटीसी में, और जो साइमन रिपोर्ट में कहा गया था, ठीक है, उसी का नतीजा था जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। और इस एक्ट में कहा गया कि भारत में बननी चाहिए ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन बननी चाहिए। ठीक है। ये क्या है ऑल इंडिया फेडरेशन? ठीक है, फेडरेशन का सिस्टम शुरू हुआ था यूएसए से, कि एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ काम होगा अलग और स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा अलग, यानी एक होगी यूनियन लिस्ट और एक होगी स्टेट लिस्ट, और एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया ऑस्ट्रेलिया से आया। क्लियर। तो 3 लिस्ट्स बननी चाहिए। A new system of government for the provinces on the basis of provincial autonomy, जिसको आज हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, उसको तब कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगी स्टेट गवर्नमेंट और एक होगा कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम, जिस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट। वैसे मैं बोल तो रहा हूं यूनियन लिस्ट, सही वर्ड है यहां के लिए फेडरल लिस्ट। फेडरल, FEDERAL, फेडरल लिस्ट। क्लियर। तो ऑल इंडिया फेडरेशन में फेडरल लिस्ट के आइटम्स पर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन गवर्नमेंट। प्रोविंशियल लिस्ट के आइटम्स पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम्स पर बोथ। ओके। और it abolished Council of India and established Government of India and it abolished Council of India which was established by the Government of India। ये क्या थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 मेंबर्स की एक काउंसिल असिस्ट किया करती थी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सबसे ऊपर क्राउन, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके नीचे गवर्नर जनरल कम वाइस रॉय। क्लियर। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूके में बैठता था और ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, ब्रिटिश पीएम का नजदीकी होता था, और ये इंग्लैंड में ही बैठता था, और 15 मेंबर्स की एक काउंसिल इसको सपोर्ट करती थी। तो ये काउंसिल खत्म हो गई और
एक फेडरल कोर्ट बनी और एक फेडरल बैंक। यही फेडरल बैंक आज की डेट में आरबीआई है, यही फेडरल कोर्ट आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर? और आगे चलते हैं। कांग्रेस रिजेक्टेड दिस एक्ट ऑफ 1935 and demanded the convening of a constitutional assembly elected by the basis on the basis of adults of franchise to frame a constitution। कहते हमने जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माना, हमने जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को नहीं माना, तो हम उसके नतीजे से जो बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्यों माने? ठीक है, और हम ना इसको मानते हैं, ना इसको मानते हैं, नहीं इनको मानते हैं। भारत का संविधान भारत के लीडर्स बनाएंगे। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सामने आई। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसमें पहली बात तो ये थी कि बनाओ आप ऑल इंडिया फेडरेशन। दूसरा 3 लिस्ट्स की बात हुई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरी डायरकी एट सेंटर, डायरकी एट सेंटर। डायरकी एट सेंटर क्या है कि जो सेंट्रल लिस्ट यानी फेडरल लिस्ट के जो काम है उसमें भी डिवीजन हो जाएगी। कैसे? कुछ होंगे रिजर्व्ड काम और कुछ होंगे ट्रांसफर्ड। जो तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होंगे उन पर लॉ कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। और जो ट्रांसफर्ड होंगे उन पर लॉ कौन बनाएगा? ठीक है, लेजिस्लेचर, जिसमें भारतीय लोग भी बैठे हैं। और जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब यहाँ होगा, जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ होंगी। यानी इंपॉर्टेंट चीजें रिजर्व रहेगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में। मगर ये बात कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। ऑल इंडिया फेडरेशन वाली बात और डायरकी एट सेंटर वाली बात, ये 2 बातें ऐसी बातें थी जो कि नेवर इंप्लीमेंटेड, कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई। ठीक है, नेवर इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है जी, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तुरंत बाद टेंशन शुरू हो गई थी इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, और कुछ ऐसे ग्राउंड्स बने जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ठीक है, जैसे इसके बाद हम जो स्टडी करते हैं वो 1937 के जनरल इलेक्शंस को करते हैं। ठीक है, 1936 में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं है। मैं फिर भी एक बार लिस्ट को देखना चाहूंगा कि अगर कोई निकल आता है, वैसे है नहीं। ठीक है, मैं अब आपको सीधा लिखवाऊंगा 1937, गिव हेडिंग 1937। 1937 general elections, majority seats won by Congress. Congress got clear cut majority. कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ सीटें जीती जरूर थी, लेकिन बहुत कम थी वो। ठीक है जी, और आगे चलते हैं हम। फिर आता है 1938, 1938। हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस, हरिपुरा सेशन लिख देता हूं, हरिपुरा, हरिपुरा, हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो हरिपुरा सेशन हुआ, इट वाज प्रिजाइडेड ओवर, हर का कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता था, तो इसको प्रेसिडेंट ओवर किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बाद में कांग्रेस की लीडरशिप इनकी बनी नहीं थी, तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, देश छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार इनको हाउस अरेस्ट में डाले हुए थी। तो किसी तरह से बड़े फिल्मी अंदाज से साधु के भेष में घर से निकले, देश से भागे, फॉरेन गए, और कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया, और उसको एक बड़ी कामयाबी तक पहुंचाया। और आगे करते हैं
नाउ कमिंग ओवर टू 1938, ये जो हरिपुरा सेशन था ये फेब के महीने में था, फरवरी। फिर आता है 1939 का साल, वेरी मच इवेंटफुल, बहुत इवेंटफुल था 1939। ऐसा क्या क्या हुआ, बारी बारी कराता चलता हूं। 1939 पर आ गया, ठीक है जी। 1939 सबसे पहले त्रिपुरा सेशन, ये मार्च के महीने में हुआ, ठीक है। त्रिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस, मैं यहां लिख देता हूं। हम कर रहे हैं 1939 क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी साल में स्टार्ट हुई है। त्रिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और अप्रैल का महीना, ये तो था मार्च की बात हो गई। अब आ जाओ अप्रैल में, अप्रैल में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। कहां से रिजाइन कर दिया? फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर आता है सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939, वेरी मच इवेंटफुल है 1939। ये क्या था? वर्ल्ड वार 2 में, वर्ल्ड वार 2 तो 1 सितंबर से शुरू हो गई थी, 1 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी। 3 सितंबर को यूके ने, यानी इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया दैट वी आर एट वार विद जर्मनी, वी आर एट वार विद जर्मनी। और साथ ही साथ हमारे भारत का जो गवर्नर जनरल कम वाइस रॉय था, उसने कहा इंडिया एट वार, इंडिया एट वार विद जर्मनी। क्यों? क्योंकि वैसे इंडिया को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, पर क्योंकि इंडिया इंग्लैंड के अंडर था और इंग्लैंड की लड़ाई थी जर्मनी से, तो भारत को भी लड़ाई में झोंक दिया यहाँ के गवर्नर जनरल और वाइस रॉय ने 1939 3 सितंबर को, 3 सितंबर। अब भारतीय लोगों को यह नागवार था, क्योंकि हमें जब जर्मनी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो हम क्यों अपने आप को उसके साथ वार में झोंके। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। इट वाज लाइक अ प्रोटेस्ट, इट वाज लाइक अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया एट वार विद जर्मनी। लिख दीजिए, ये दिन था 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 1939। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज resigned in protest against declaration that India is at war with Germany, ठीक है। अब ये जो 27 अक्टूबर 1939 का दिन था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक रूप में ऑब्जर्व किया किसने? मुस्लिम लीग ने, और कहा कि हमें डिलीवर कर दिया गया है शासन, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को डिलीवर कर दिया है भारत का शासन। सो ये दिन था जो मुस्लिम लीग ने ये अनाउंसमेंट की थी, 22 तारीख को की थी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने ये कहा कि जो इन्होंने खुद ने रिजाइन किया है 27 अक्टूबर को, तो हम 27 अक्टूबर 1939 को डिलीवरेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे, दैट यू हैव डिलीवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मुस्लिम लीग। कांग्रेस हैज डिलीवर्ड, कांग्रेस ने अपनी मर्जी से सारा शासन हमारे हाथों में दिया है। ये मेन इवेंट्स थे 1939 के। एनी क्वेश्चन यहां से दिखाया सर कांग्रेस ने दिया था मतलब, या फिर ये ऐसे ही कह रहे थे? हाँ, जब कांग्रेस ने रिजाइन ही कर दिया 1937 के इलेक्शंस में,
मैंने अभी बताया कि 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे उसको किसने जीता? नेशनल कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग को तो बहुत कम सीट्स मिली थी, पर जितनी सीटें जीते थे कांग्रेस वाले वहां से उन्होंने छोड़ दिया, तो वो सीटें किसको मिल गई? अब वहां से मुस्लिम लीग के लोग आ गए। समझ में आया? तो जीती जिताई सीट्स, क्योंकि उन्होंने इंडिया को एट वार डिक्लेयर कर दिया और ब्रिटिशर्स के इस फैसले से दुखी थे कांग्रेसी लोग, तो उन्होंने वो जीती हुई सीट छोड़ दी और वो किसके हाथों में चली गई? मुस्लिम लीग के। क्लियर? वहां बाई पार्टी इलेक्शंस हो गए, फिर मिड टर्म इलेक्शंस हो गए और सीट छोड़ देंगे, और वहां से फिर कौन जीत के आ गया? मुस्लिम लीग के लोग। समझ में आया? तो डिलीवर हो गई थी सारी की सारी पावर इन द हैंड्स ऑफ मुस्लिम लीग। ओके। देश के जो गवर्नर जनरल कम वाइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने ये सब कुछ किया था। ही डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एट वार विदाउट द प्रायर असेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में, तब की पार्लियामेंट था सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसमें डिस्कशन किए बिना गवर्नर जनरल कम वाइस रॉय ने ये कह दिया इंडिया इज एट वार, और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया 27 अक्टूबर 1939 को। ठीक है? और कांग्रेस एग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटेन ओनली इन रिटर्न ऑफ इंडिपेंडेंस बीइंग ग्रांटेड। कहते हम एक शर्त पे तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आप आजादी देने का वादा करो। वाइस रॉय कुड प्रॉमिस दिस ओनली आफ्टर द वार। उसने कहा वार के बाद हम ये बात करें ऑगस्ट ऑफर की। ऑगस्ट ऑफर में कहा था। फिर अक्टूबर नवंबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। ठीक है? 27 अक्टूबर को मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड दिस एज डिलीवरेंस डे। ओके। सत्याग्रह was kept limited so as not to embarrass Britain's war effort by mass upheaval in India। तो लिमिटेड सत्याग्रह हो रहा था, और वाइसरॉय रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट प्री कंडीशंस सेट बाय द कांग्रेस, कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, इस बात को नहीं माना वाइसरॉय, और इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट desperately wanted the active cooperation of Indians in the war effort। क्यों? हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हमारा पॉपुलेशन, फौज में ज्यादातर भारतीय थे। फिर इस इंडियंस के सपोर्ट को जीतने के लिए, ठीक है, 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए। ठीक है? ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर। इसको हम कहते हैं क्रिप्स प्रपोजल्स। 1940 में आई थी ऑगस्ट ऑफर, और 1942 में आए थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये दोनों ही फेल्ड, बोथ फेल्ड, दोनों का कोई फायदा नहीं। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब हमने दोनों रिजेक्ट किया। क्रिप्स प्रपोजल को महात्मा गांधी ने कहा इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। ठीक है जी? और आगे चलते हैं। ये देखो ऑगस्ट ऑफर। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी सॉवरेंटी नहीं देंगे। क्लियर? और हमने इसको रिजेक्ट किया। ओके। कब देंगे ये भी नहीं बताया, और कहा अब पोस्ट वार बॉडी बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। हम कह रहे थे आप बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें इंडियंस बैठे और खुद वोटिंग द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे। वो कहते नहीं, बस एक पोस्ट वार बॉडी बनाएंगे जरूर। और एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। फिर वार एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। फिर कांग्रेस ने रिजेक्ट किया अगस्त ऑफर को। ठीक है? एज देयर वाज नो सजेशन फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया अगस्त ऑफर, और हमने क्या शुरू किया? इंडिविजुअल सत्याग्रह। कांग्रेस रिजेक्टेड अगस्त ऑफर because Congress was convinced that the British would not modify their policy in India
Gandhi decided to start individual satyagraha. Vinoba Bhave was the first to offer individual satyagraha. By 15th May 1941, and more than 2,50,000 satyagrahis had been jailed. और दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्टेड. फिर आया था क्रिप्स प्रपोजल ऑफ 1942. कौन लेकर आया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स. ही वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट. उसने डिक्लेयर किया कि जो मेन एम है ब्रिटिश पॉलिसी का वो है द अर्लीस्ट पॉसिबल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिफ्यूजल था ऑफ एक्सेप्टिंग इमीडिएटली द कांग्रेस डिमांड वाज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द मिशन. ठीक है जी, तो ये फेल हो गया. क्लियर? क्या क्या था कैबिनेट मिशन में? कि डोमिनेंट स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी प्रोविंशियल असेंबली के लीडर्स बनाएंगे, और जहां रूलर्स हैं वहां नॉमिनेशन होगी. क्लियर? और इंडिविजुअल प्रिंसेस could sign a separate agreement with British. British would, however, control the defense for war period. British government undertook to accept and implement the constitution. Any provinces unwilling to accept the constitution could form a separate union with separate constitution. कि मजबूरी नहीं होगी, सबको उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा, मानना मानो, नहीं तो अपना अलग देश बना लो. एक नई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट a treaty to sort out matters arising out of transfer of power to Indians. ये इस पर बार बार क्वेश्चन आता है. महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रपोजल को कहा इट इज अ पोस्ट चेक इन अ क्रैशिंग बैंक. टूट रहा है इंग्लैंड, हारने वाले हैं और फिर भी फ्यूचर के वादे करते हैं. दो क्रिप्स प्रपोजल्स फेल्ड but it provided legitimacy to the demand for Pakistan by accommodating it in the provision for provincial autonomy. यहां से डिमांड फॉर पाकिस्तान शुरू हो गई. ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है क्रिप्स प्रपोजल की. एक दो बातें और मैं बताना चाहूंगा इसके साथ ही कि 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हुई थी. रविंद्रनाथ टैगोर डाइट. और सुभाष चंद्र बोस भी 1941 में ही इंडिया से बाहर भाग गए थे. कहां गए थे? बर्लिन. सुभाष चंद्र बोस escaped from India to Berlin. ठीक है जी. नेक्स्ट. Why? क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था तो यहां पर वो अपना खुद का एक यूनिट बना रहे थे. किसके अगेंस्ट बना रहे थे? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. और इट वाज समथिंग लाइक INA बट इट वाज बीइंग डन सीक्रेटली. तो इंग्लैंड तक ये खबर चली गई. यहां पर गवर्नर जनरल ने एक इंक्वायरी सेट कर दी कि पता करो कि कहीं कोई आर्मी तो नहीं बना रहा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से बाहर निकल के इंग्लैंड के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. तो सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि मैं कोई आर्मी जैसी चीज नहीं बना रहा हूं, हथियार इकट्ठे नहीं कर रहे हैं हम. ठीक है, मगर उन्हें विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने नजर बंद कर दिया. सुभाष चंद्र बोस को उन्हीं के घर के अंदर कर दिया गया हाउस अरेस्ट और सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि वो सेडिशन कर रहे हैं. सेडिशन क्या है? अंग्रेज सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ लोगों में हेट्रेड पैदा करना. सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि वो मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे तो सबूत पैदा कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए जेल डाल देंगे या सजाए मौत भी हो सकती है. तो उन्होंने अपने दोस्त को एक साधु का भेष धर के अपने पास आने को कहा.
और एक साधु का भेष धर के उनका एक दोस्त उनसे मिलने घर के अंदर गया। घर के बाहर पुलिस का पहरा था और फिर वो साधु बाहर निकल गया। बाद में पता चला जो साधु बाहर निकला वो खुद सुभाष चंद्र बोस थे। नकली दाढ़ी मूछ लगाकर वो निकल गए। क्लियर? और जो वो निकल गए वहां से, तो वहां से बर्लिन गए, एक देश से दूसरे देश जाते रहे और फिर आजाद हिंद फौज के लीडर बने। ओके, कुछ और पूछना है आपको? वो कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, वो ब्रिटेन का कौन सा पीएम था जिसने क्रिप्स प्रपोजल को अनाउंस किया? क्रिप्स प्रपोजल को अनाउंस किसने किया था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। जो हम फोटोज खिंचवाते हुए ऐसे वी का साइन दिखाते हैं कई बार, वी, है ना जी, ये वी का साइन किसने इन्वेंट किया था? ये भी विंस्टन चर्चिल ने ही किया था। क्यों किया था? क्या हुआ था? इंग्लैंड में ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाई गई। रूलिंग पार्टी और जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी सबने मिलकर सरकार बनाई और सोल्जर्स को, सिपाहियों को मोटिवेट किया जाता था कि अपनी पूरी जान लगा दो, हमें अच्छे से लड़ना है और जीतना है। और उनको वी फॉर विक्ट्री, जी हाँ, वी फॉर विक्ट्री का साइन दिखाते थे विंस्टन चर्चिल। वहां से ये वाला साइन, वी साइन, वी फॉर विक्ट्री, फेमस हुआ। वैसे बता दूं, कुछ बुक्स में लिखा है कि जब भी फोटो खिंचवाए हाथ ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे। ये एक गाली होती है, ये वी फॉर विक्ट्री होता है। उल्टा हाथ गाली है, ठीक है जी। तो जब भी फोटो खिंचवानी है तब ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ओके, सीधा हाथ। नेक्स्ट और आगे चलते हैं। और 1942 भी बहुत ज्यादा इवेंटफुल है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई 1942 में, अगस्त के महीने में, 7 और 8 अगस्त, ठीक है। मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 7 और 8 अगस्त को, और ये कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। और ये किसके लिए हुई थी? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आया था। और 9 अगस्त को गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। 9 अगस्त 1942, अरेस्ट ऑफ गांधी एंड अदर आईएनसी लीडर्स, इंटरनेशनल कांग्रेस के बाकी लीडर्स अरेस्ट हुए। और 11 अगस्त, उसके 2 दिन के बाद, 11 अगस्त 1942, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिंस, शुरू हो गई क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको हम द ग्रेट ऑगस्ट अपराइजिंग भी कहते हैं। द ग्रेट ऑगस्ट अपराइजिंग, द ग्रेट ऑगस्ट अपराइजिंग। इसको हम लीडरलेस रिवोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि सभी बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे, ठीक है जी। और फिर 1 सितंबर 1942 क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ज्वाइंट इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज। एक कमजोर पड़ी बॉडी को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी बना दिया सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद फौज, ठीक है जी। और आज हमें इतना ही करना चाहिए 1942। मैं बस क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ और पॉइंट्स, हाँ पूछे बच्चों, क्वेश्चन पूछो वंशिका। सर
You told ki that Gandhiji was arrested and was kept in Yerwada jail. Yes. Sir, but earlier we read that he was kept in one palace. जी, आगा खान पैलेस में भी रखा गया था उन्हें। अभी थोड़ा येरवड़ा प्रिजन बोला गया मैंने। कल मैं आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से ही पढ़ाऊंगा और दोनों जेल्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। आज के सेशन को हमें यही खत्म करना चाहिए। 5:30 PM हो गया है। टाइम टू स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बिना किसी ब्रेक के मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लास एंड। कल मैं स्टार्ट करूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट से।